हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हमने इसके पहले तक देखा था कि कैसे मतलब कि बहुत सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इस चीज़ से जुड़ा हुआ था कि वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई थी। किस कारण से? वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हो रहे थे और ज़्यादा यूज ग्राउंड वाटर के ज़्यादा पानी के यूज़ करने से ट्यूबवेल इरिगेशन में वहाँ का जो वाटर का स्तर था वो भी गिर चुका था। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि मिनरल प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। इसी से आपने देखा होगा कि जब भी खाद में मतलब कि लैंड में खाद डाला जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले पानी डाल दिया जाता है। इसी से समझे। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है होता है कि ये मतलब केमिकल फर्टिलाइजर अगर राइट डिमेरिट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो यही आप सबको लिखना होगा। डिमेरिट होता है कि ये पॉल्यूट कर देता है किसको? ग्राउंड वाटर को, रिवर को और लेक को। केमिकल फर्टिलाइजर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है जो कि मतलब क्या होते हैं, सॉइल के लिए गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, प्लांट्स के लिए गुड होते हैं। ठीक है, और उसी के कारण से अगर हम लोग लगातार उसको यूज करते रहेंगे जो तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। और जो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है वो सबसे ज्यादा कहाँ हाईएस्ट है? पंजाब में। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हाउ इज लैंड मतलब कि भारतपुर में लैंड जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि कैसे फार्मर्स के बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि फार्मर्स के बीच में जो लैंड है ना वो बहुत इनडिफरेंशिएट से डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब किसी के पास लैंड है तो किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। देखते हैं कैसे। हमने शुरू में बताया था कि टोटल कितनी फैमिलीज है? 450 फैमिलीज है। 450 में से 1/3 जो है एससी से बिलोंग करती है। अब उस 1/3 का मतलब कितना हुआ? 150 फैमिलीज यानी, और 150 फैमिलीज के पास लैंड ही नहीं है। तो 150 फैमिलीज के पास लैंड नहीं है और जो बाकी फैमिलीज बच जाती है 250 फैमिलीज के पास लैंड है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, वो थोड़ा पेन से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है तो इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, और ये भी देखा होगा कि कुछ फार्मर्स वहीं पे 60 फैमिलीज ऐसी है मीडियम और लार्ज फार्मर की जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करती है। वहीं कुछ फैमिलीज ऐसी है तो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड को कल्टीवेट करती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ फैमिलीज है, ये 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड करती है कल्टीवेट। वहीं इसी के बाद कुछ एक्ट फैमिलीज है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कल्टीवेट करती है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम करती हैं। तो यहाँ पे इनडिफरेंस है, मतलब किसी के पास मतलब बहुत डिफरेंशिएशन है लैंड का, समझे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लैंड जब हो गया तो लैंड के बाद क्या चीज़ आती है? लैंड के बाद आती है लेबर। अगर लैंड हम लोग के पास है लेकिन लेबर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। लेबर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो लेबर मतलब हम लोग को चाहिए तो, और सबसे बड़ी बात जानते हो, फार्मिंग हो चाहे किसी भी काम को करने के लिए, स्टडी हो या फिर और भी कोई काम करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लेबर की बात कर रहे थे। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्मॉल फार्मर्स और उनकी फैमिली, स्मॉल फार्मर भी होते हैं और उनकी फैमिली भी होती है, दोनों सब मिल के अपने खेत को, लैंड को मतलब उसमें कल्टीवेट कर लेते हैं तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं? फार्म लेबलर्स यानी कि मजदूर को हायर करते हैं कि आप आओ और मेरे खेत पे काम करो। फार्म लेबलर्स जो होते हैं यानी कि मजदूर जो होते हैं वो या तो इस फैमिली से होंगे जिनके पास लैंड नहीं है, या तो उस फैमिली से जो कि स्मॉल प्लेट यानी कि जमीन का छोटा हिस्सा कल्टीवेट करती हो। फार्मर की तरफ फार्म लेबलर्स यानी कि मजदूरों का क्रॉप के ऊपर राइट नहीं रहता है, मतलब कि क्रॉप के ऊपर उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं रहता है। इसके बदले वो लोग को पे किया जाता है, अगर ये काम इतना करेंगे तो उन लोग को इतना पैसा मिलेगा।
जो मतलब कि उन लोग को पे किया जाता है तो वो दो तरीकों में पे किया जाता है, कैश में और एक काइंड में। आप देख सकते हैं वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। अब काइंड में कैसे, तो लेबर को खाना दे दिया जाएगा, पानी दे दिया जाएगा इस तरीका से। और वेजेस यानी कि जो वेजेस होते हैं, मजदूरी होती है, वो रीजन टू रीजन, मतलब कि इस स्टेट में कुछ दूसरा है तो उस स्टेट में कुछ दूसरा होगा, यहाँ कुछ दूसरा है तो वहाँ कुछ दूसरा होगा। और क्रॉप टू मतलब कि एक फार्म एक्टिविटी टू अनदर, जैसे कि सोइंग में कुछ अलग होगी तो हार्वेस्टिंग में कुछ अलग होगी। और ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी वहाँ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, एक फार्म लेवलर डेली बेसिस पे भी अपॉइंट हो सकता है, तो एक पार्टिकुलर फार्म जैसे कि सोइंग के लिए कोई अपॉइंट हो गया, और फिर होल ईयर के लिए भी। अब यहाँ पे टाला और रामकली का कहानी दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आउटलाइन बता देता हूँ। टाला जो है एक लैंडलेस फार्म लेवलर है, दूसरे के खेत में जाके काम करता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक दिन की मजदूरी तय की गई है 300, लेकिन डाला को 160 रुपये मिलते हैं। तो वहीं वो बोलता है कि अब मुझे दूसरे शहर में भी जाके काम देखना पड़ेगा। ओके, ये रामकली से वो बोलता है। ओके, तो अब बात आती है कैपिटल की। अब लैंड हो गया, लेबर हो गया, अब क्या चाहिए, पैसा। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में तो वैसे ही बहुत पैसे की जरूरत होती है। फिर चाहे उसको आपको जैसे कि फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या फार्म मशीनरी के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो बहुत सारे स्मॉल फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे को लोन पे ले लेते हैं। किससे लोन पे लेते हैं, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स पे। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, लोन को क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट पे देते हैं। इसके बाद जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है उस लोन को फिर से खत्म करने के लिए, यानी कि उनको देने के लिए उस पैसे को जो उनसे जो जिसको उन्होंने उधार लिया था। अब बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स का, तो हो गया। मीडियम और लार्ज फार्मर का कुछ अपना ही सेविंग होता है, उसमें से जो उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस किया है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे सेविंग हो जाता है वो लोग का। ठीक है, और उसी में से वो लोग अपना मतलब कि कुछ सेविंग भी लगा लेता है लोग, जिस और कुछ कैपिटल भी अर्न कर लेता है लोग, जिससे वो लोग फार्म मशीनरी प्रोडक्ट्स खरीद सके। वो लोग आपको ऊपर बताया ना कि कैसे, तो वो लोग क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी 100 क्विंटल मतलब वीट प्रोड्यूस किया एक खेत में। अब वो पूरा 100 क्विंटल तो नहीं रखेगा, मान लीजिए उसको अपनी फैमिली में 35 क्विंटल की जरूरत है। ठीक है, 35 क्विंटल, तो ये 35 क्विंटल की उसको जरूरत है। तो अब ये 100 क्विंटल उसके पास मतलब टोटल प्रोडक्शन था, और उसमें से उसने 35 क्विंटल क्या कर दिया, उसमें से उसने 35 क्विंटल क्या कर दिया, मतलब कि अपने पास रख लिया, और बाकी उसके पास कितने बच गए, 65। हाँ 65 क्विंटल, 65, हाँ 65 क्विंटल। अब इन 65 क्विंटल को वो क्या करेगा, 65 क्विंटल उसके पास सरप्लस है, मतलब कि जब अपने पास इतना हो जाए और बाकी इतना हो जाए कि उसको मार्केट में बेच सके, उसी को सरप्लस बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये 65 क्विंटल उसका क्या हो गया, सरप्लस। और फिर उसको ये मार्केट में बेच देगा, और उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको वो सेविंग के रूप में यूज करेगा, और कुछ फार्म मशीनरी प्रोडक्ट्स भी खरीद लेगा, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो समझ गए सरप्लस का मतलब। ठीक है, तो वही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको सरप्लस यानी कि मार्केट में सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे तेजपाल सिंह का कहानी दिया गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, ऐसे ही एक आउटलाइन के तौर पे बता देता हूँ कि तेजपाल एक लार्ज फार्मर होता है, जिसका 300 साढ़े 300 क्विंटल वीट होता है पूरे लैंड से। ठीक है, तो वो उसको ले जाके रायगंज के मार्केट में सेल कर लेता है, और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। फिर वो कैसे अर्निंग करता है, तो तेजपाल सिंह क्या करता है, सविता जो एक मतलब लैंडलेस लेवलर होती है, उसको कुछ लोन्स दे देता है। ठीक है, और उसके बाद से और लोन से दे देता है, तो वहाँ से उसकी इनकम आती है, और कुछ उस पैसे से कुछ अपने लिए फार्म मशीनरी प्रोडक्ट्स भी खरीद लेता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सरप्लस का मतलब समझ गया, मतलब कि पूरा प्रोडक्शन करने के बाद अपनी फैमिली के रखने के बाद जो मतलब ये मैंने ऐसा बोल सकता है सिंपल में, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सा, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने शुरू में ही बताया फार्म फुल में दो चीजें होती हैं, एक फार्मिंग एक्टिविटी और एक
नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ओके, तो फार्मिंग एक्टिविटी हमने डिस्कस, फार्म वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब बाकी हमने कोई किसकी, नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी में चार चीजें हैं, डेयरी, शॉपकीपिंग, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अब डेयरी, ये डेयरी जो है ना कॉमन मेथड है। अच्छा, 75% जो पीपल होते हैं, 75% पीपल फार्मिंग में है और 25% ही पीपल नॉन फार्म एक्टिविटीज है। ठीक है, तो डेयरी उसमें से एक सबसे कॉमन एक्टिविटी है। फैमिली में पालनपुर के क्या करते हैं कि पीपल जो होते हैं गाय भैंस को रख लेते हैं, और फिर वहाँ पे हमने शुरू में ही देखा था कि क्या करते थे लोग, रेनी सीजन के समय, खरीफ सीजन के समय ज्वार और बाजरा ही ग्रो करते थे, जिससे गाय और गाय और भैंस को खिलाया जाता था। और फिर उस जो मिल्क होता था उसको वो लोग ले जाके रायगंज में सोल्ड कर देते थे, और शाहपुर से दो ट्रेडर आते थे और उस मिल्क को ले जाके दूसरे दूसरे टाउन सिटी में बेचते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की। हमने शुरू में क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि 75% किसमें है, फार्मिंग में, और 25% किसमें है, नॉन फार्मिंग में। अब उसमें से 50 पीपल, परसेंट नहीं, पीपल ऐसे हैं जो कि किसमें है, 50 से भी लेस पीपल जो है मैन्युफैक्चरिंग में। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक फैक्ट्री खोल दिया है, इतना बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, उससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब छोटे स्केल पे है। जैसे गुड़ बना रहा, कोई गुड़ बना रहा है, गुड़ बनाने का मतलब छोटे स्केल पे हो जाता है, जिसे वो लोग छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, गुड़ बन रहा है उससे। तो इसको छोटे स्केल पे, मतलब उसके लिए कोई बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर उसको ले जाके बिग फैक्ट्री, फिर उसको ले जाके आप टाउन सिटीज में बेचते हैं। ठीक है, और ये सब किसकी मदद से कर लेते हैं, तो फैमिली लेबर, मतलब कि एक आदमी जुटा हुआ है तो पूरे फैमिली को बुला लेता है और उससे उसका खर्चा पानी चल जाता है, और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है तो वो लेबर्स को भी हायर कर लेता है। अब शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि पीपल एक्सचेंज ऑफ गुड कर सकते हैं आज भी, मतलब कि गाँव में क्या करते हैं लोग कि होलसेल में खरीद के लाके और इधर रिटेल के भाव पे बेचते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, पालमपुर से शॉपकीपर्स आते हैं, होलसेल मार्केट से खरीदते हैं सिटी में, और उसको ले जाके फिर किस में बेच देते हैं, विलेज में बेच देते हैं। इनसे उसका कुछ, उनका कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो बस स्टैंड के पास होता है, और वो लोग क्या बेचते हैं, तो ईटेबल्स बेचते हैं, खाने की चीज़। जैसे ही बस स्टैंड के पास खाने की चीज़ें बेचने में बेची जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लोग उतरते हैं चढ़ते हैं तो उनको भूख भी लगती होगी। और दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ऐसे रूट दिखेंगे जो कि पालमपुर को और रायगंज को दोनों को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर। तो ये लोग इनसे कुछ पैसे लेते हैं, जो और उस और इनको और पीपल को ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको पालमपुर से रायगंज देना है, जाना है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, हम आपको लेके जाएंगे। आपको रायगंज से शाहपुर जाना है, शाहपुर से पालमपुर। तो इस तरीका से चलता है ये सारे बिजनेस। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। और कोई भी आपको डाउट हो या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए वो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर चाहे वो आपके नोट्स हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज, माइंड मैप्स, जो भी चीज़ चाहिए होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और रही तो मुझे टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, यही नाम से है मेरा भी टेलीग्राम, अभिनव राव, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। इस पे आप मुझे मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब।